बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज SK19। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ है कि हाइपोक्सिया के अंदर क्या बायोकेमिकल चेंज देखने को मिलता है। जब हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया मीन कि टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो गई है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपका मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हो जाता है एरोबिक से एनारोबिक में। दिस इज आल्सो कॉल्ड एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। एक पेशेंट है जिसकी गैस्ट्रेक्टमी परफॉर्म की गई है। जब गैस्ट्रेक्टमी होती है तो दो तरह के अनीमिया अराइज करते हैं। एक होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और दूसरा विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक हो गया। तो गैस्ट्रेक्ट सबसे पहले आपने देखना है, अगर गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है या मेगालोब्लास्टिक अनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकता है। फिर इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपने हिस्ट्री लेनी है और आपने MCV को देखना है। नॉर्मली MCV 80 to 100 होता है। अगर MCV 80 से कम हो जाए तो आपने आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में जाना है, और अगर ये 100 से ज़्यादा हो जाए तो आपने मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में जाना है। तो इसका MCV ज़्यादा है तो ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है। और गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो मोस्ट कॉमनली क्या हो सकता है, जब गैस्ट्रेक्टमी करते हैं तो पेराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रेक्टमी की वजह से आपके पेराइटल सेल्स नहीं होते। जब पेराइटल सेल्स नहीं होंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा। जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। जब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। नंबर 1 मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है जिसमें MCV 100 से बढ़ जाता है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होते हैं और आपको मेगालोब्लास्ट देखने को मिलते हैं। दूसरा पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है कि पेशेंट कहेगा मुझे टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है या नंबनेस हो रही है। नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी को शो करते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, जिसके अंदर आपके डोर्सल कॉलम होता है, स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक होता है और आपका कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक उसकी डीमाइलिनेशन हो जाती है। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या है? बेस्ट आंसर है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, खासतौर पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B12 की डेफिशिएंसी की वजह से है। अगला MCQ है कि एक बच्चा है, नींद से उठा है, स्लीप वॉकिंग, दिस इज कॉल्ड सोमनिम्बोलिज्म। मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, बस इसको इग्नोर कर देना। ठीक हो गया। व्हाट इज सोमनिलेंस? सोमनिलेंस बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है आपको। ठीक हो गया। जबकि सोमनिम्बोलिज्म बोलते हैं नींद के अंदर चलना। जबकि सोमनिलिक्वी किसको बोलते हैं? नींद में बातें करना। जबकि हिप्नागोगिज्म और यानी हिप्नागोगिक और हिप्नोपोम्पिक ये हेलुसिनेशन होती है जब आप सो रहे होते हैं या जब जाग रहे होते हैं, और ये आपको नार्कोलेप्सी में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक सर्वाइकल पॉलिप है और सर्वाइकल पॉलिप की कवरिंग एपिथेलियम चेंज हो गई है। नॉर्मली जो सर्वाइकल पॉलिप होता है वो एंडोसर्विक्स के अंदर होता है, और जो एंडोसर्विक्स है इसके एपिथेलियम सिंपल कलमनर एपिथेलियम है। लेकिन यहाँ पर एपिथेलियम सिंपल कलमनर नहीं है, आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम है। रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विद अनदर टाइप ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया, और इस सेल अडेप्टेशन होती है। मेटाप्लेजिया को ठीक ना किया तो ये डिस्प्लेजिया बन जाएगा, और डिस्प्लेजिया को ठीक ना किया तो ये कैंसर बन जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। 29-ईयर-ओल्ड फीमेल है जिसको लिथार्जी है और इरिटेबिलिटी है। जब भी आपको लिथार्जी मिले तो उसका मतलब है एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है इसका मतलब है उसको एनीमिया हो सकता है। और HB देखो 9.6 है। नॉर्मली HB की वैल्यू रट्टा मार लेना। HB की वैल्यू रट्टा मारना है 11, 12, 13। ठीक हो गया। यानी मेल्स में 13 से कम होनी चाहिए तब अनीमिया कहेंगे। फीमेल्स के अंदर जो नॉन प्रेग्नेंट होती है उसमें 12 होती है और प्रेग्नेंट फीमेल में 11 होती है। MCV देखो 70 है, इसका मतलब ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। MCV भी कम है। MCHC मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के एक RBC में कितना हीमोग्लोबिन है वो भी कम है। बाकी सेल्स आपके ठीक है। डेट मीन्स के ये क्या हो सकता है, ये माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के सेल भी साइज भी कम है, कलर भी हल्का सा है। और माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के जो डिफरेंशियल होते हैं उसमें एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, लाइट पॉइजनिंग, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया आना है। मेनली आपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया को डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? अगर आप 2 महीने तक या इससे ज़्यादा आप आयरन सप्लीमेंट्स देते हो और उसको देने के बावजूद भी उसका HB इंप्रूव नहीं करता, लाइक पहले 9.6 था अब है 10.2, मतलब इसका HB ठीक हो जाना चाहिए था, HB इंप्रूव नहीं किया, डेट मीन्स कि आपने कहाँ पे जाना है, ये थैलेसीमिया होता है। ठीक हो गया। और थैलेसीमिया में इन्वेस्टिगेशन और चॉइस HB इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। अगर ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता तो हम फेरेटिन के लेवल कराते जो कि कम होते, या टोटल
टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके बाद है डिक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन, के पोटेशियम की एक्सक्रीशन कम हो रही है। ये क्यों होता है? ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक हो गया। जो अब देखो इसमें ई एलिफेंट वाला ई वाला ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, लेकिन जो रीनल फेल्योर है वो कह रहा है कि जनरलाइज टर्म होती है। ठीक हो गया। मतलब रीनल फेल्योर एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। और हाँ, रीनल फेल्योर में ना यस पोटेशियम की एक्सक्रीशन कम हो जाती है, लेकिन वो डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है। लाइक अगर एक पेशेंट को कोई रीनल फेलियर है तो किडनी ने क्या करना होता है, प्रोटॉन को एक्सक्रीट करना होता है, लेकिन जब प्रोटॉन एक्सक्रीट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो उस पेशेंट में आपको हाइपरकलीमिया भी देखने को मिलता होता है। तो आपने ये बात रट्टा मारना है कि जो किडनी फेलियर है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाएगा, उससे हाइपरकलीमिया हो जाएगा। अब हाइपरकलीमिया क्यों होगा? क्योंकि जो हाइड्रोजन और पोटेशियम इनके काउंटर ट्रांसपोर्ट चलती होती है। लाइक अगर बाहर प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन सेल के अंदर आ जाएंगे और सेल के अंदर वाला पोटेशियम बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो ये बात रट्टा मार लेना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आफ्टर डायबिटीज, व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज को आप ट्रांस माइग्रेशन भी कहते होते हैं। ट्रांस माइग्रेशन के जो न्यूट्रोफिल होते हैं ना, वो ब्लड वेसल को छोड़ के टिश्यू की तरफ चले जाते हैं, उसको बोलते हैं डायबिटीज, या उसको ट्रांस माइग्रेशन भी कहते होते हैं। ये न्यूट्रोफिल वगैरह या इन्फ्लेमेटरी सेल की आपको देखने को मिलती है कि वो ब्लड वेसल की जो दीवारें ना, सुराख है, उससे चले जाती है। और जो न्यूट्रोफिल की माइग्रेशन कराने वाला कौन सा होता है? एक C5a कीमोटैक्सिस करवाता है। ठीक हो गया। तो डायबिटीज क्या होता है? ट्रांस माइग्रेशन होती है। क्लियर? तो ये बात आपने रट्टा मार लेनी है, और ये C5 की वजह से आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट फॉर न्यूट्रोफिल माइग्रेशन टुवर्ड्स द साइट ऑफ एक्यूट, कि न्यूट्रोफिल ने ब्लड से टिश्यू की तरफ जाना है तो उसके क्या सीक्वेंस होते हैं, ये ट्रांस माइग्रेशन वाले आपको स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, न्यूट्रोफिल होते हैं ना, सबसे पहले वो मार्जिनेट कर, इससे सबसे पहले क्या होता है, न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल एक्टिवेट होने के बाद जो ब्लड वेसल की दीवार है उस पर जाके चिपक जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मार्जिनेशन। तो पहले एक्टिवेशन होती है, फिर मार्जिनेशन होती है, फिर रोलिंग होती है कि न्यूट्रोफिल रोल होना शुरू हो जाते हैं। और जो रोलिंग होती है, रट्टा मार लेना, जो रोलिंग होती है वो कौन सी प्रोटीन्स करवाती है? रोलिंग कराती है सिलेक्टिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? सिलेक्टिन प्रोटीन होती है। फिर उसके बाद एडहियन होती है। एडहियन कौन सी प्रोटीन कराती है? इंटेग्रिन्स कराती है। फिर उसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन होती है जिसको डायबिटीज कहते हैं, ये C5a कराता है, जिसको कीमोटैक्टिक फैक्टर कहते हैं। इसके बाद है वो कौन सा हार्मोन जो ग्लाइकोलिसिस भी करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है और कीटोन बॉडी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। यानी ये वो हार्मोन है जो कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। यस, ग्लाइकोलिसिस भी करवा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करा रहा है और कीटोजेनेसिस भी करा रहा है। तो ग्लूकोज के और कीटोन बॉडी के लेवल को बढ़ाना, तो वो कौन सा हार्मोन होता है? वो ग्लूकागोन होता है। जबकि इंसुलिन ने क्या करना है? इंसुलिन ने ग्लूकोनियोजेनेसिस और कीटोजेनेसिस दोनों को इनहिबिट कर देना है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? ग्लूकागोन होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इंट्राहिपैटिक प्रोटीन एनाबोलिज्म, कि वो कौन सा हार्मोन है जो बाकी जगह पर प्रोटीन की कैटाबोलिज्म कराता है लेकिन लीवर के अंदर प्रोटीन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है? दिस इज अ कॉर्टिसोल। और इसी हार्मोन की वजह से आपको कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलता होता है, जिसमें आपको सेंट्रल ओबेसिटी, बुफेलो नेक, बुफेलो हम्प है, टॉर्सो, ये देखने को मिलता है। इसके बाद एक 10 साल का बच्चा है जिसको टेप वॉर्म इन्फेस्टेशन है। टेप वॉर्म इन्फेस्टेशन है। जो टेप वॉर्म इन्फेस्टेशन है उसके लिए ड्रग्स कौन सी इस्तेमाल होती है? जो टेप वॉर्म के लिए जो ड्रग और चॉइस होती है वो आपकी निक्लोसामाइड्स होती है। जो ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ना प्रेज़िक्विंटल भी ऑप्शन में आ सकता है, प्रेज़िक्विंटल, लेकिन यहाँ पे तो कोई है नहीं यहाँ पर। क्लियर? तो इसका मिमोनिक होता है नैप, निक्लोसामाइड, एल्बेंडाजोल, और इसके अलावा आपकी आ जाती है प्रेज़िक्विंटल। ये 3 ड्रग है जो आपने रट्टा मारनी है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। लीस्ट डायलेटेबल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, तो यूरिथ्रा का जो लीस्ट डायलेटेबल पार्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा रप्चर भी हो सकता है, वो आपका मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। एक बात रट्टा मार लेना, जो नर्वस पार्ट है यूरिथ्रा का वो एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस होता है। क्लियर? एक बात आपको रट्टा मारना चाहिए कि जो मेल यूरिथ्रा होता है ना, उसके आपको 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं असल में। जो यूरिथ्रा होता है ना, मेल यूरिथ्रा, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका एंटीरियर यूरिथ्रा, एक होता है पोस्टीरियर यूरिथ्रा। जो आपका कहने का मतलब है जो एंटीरियर यूरिथ्रा होता है उसके आगे पिनाइल यूरिथ्रा पार्ट होता है। क्लियर?
स्पिनल यूरिथ्रा पार्ट होता है, जबकि पोस्टीरियर यूरिथ्रा में प्रोस्टैटिक और मेम्ब्रेनस होता है। क्लियर? तो ये बात आपने रट्टा मार लेनी है। तो जो सबसे नैरोएस्ट पोर्शन होता है वो एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस है, क्योंकि फोलिस डाल डाल के आइडिया हो गया है, जबकि प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट और सबसे डिस्टेंसिबल पार्ट होता है, जबकि मेम्ब्रेनस पार्ट आपका शॉर्टेस्ट और लीस्ट डायलेटेबल पार्ट होता है। शॉर्टेस्ट और लीस्ट डायलेटेबल पार्ट होता है, यानी सबसे ज़्यादा नैरोएस्ट पार्ट एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस है, उसके बाद आपका मेम्ब्रेनस पार्ट आता है, शॉर्टेस्ट भी होता है, लीस्ट डायलेटेबल होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो बोन मैरो बायोप्सी है। सबसे जो अच्छी साइट होती है ना वो इलियक क्रस्ट से ली जाती है, खास तौर पर पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट से ली जाती है। लेकिन अगर वहां पर आप से नहीं ली जा रही तो आप नेक्स्ट है एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट, खास तौर पर मोटे लोगों में। फिर इसके बाद जो तीसरा पोर्शन होता है वो लंबर वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस होता है। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है खास तौर पर इन्फेंट्स के अंदर आप टिबिया से लेते हैं, वो भी आप मीडियल अपर एंड ऑफ टिबिया से लेते हैं। और लास्ट में अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो आपने मैनोब्रियम स्टर्नाई या फिर आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम से लेना है। मोस्ट कॉमनली इलियक क्रस्ट है, खास तौर पर पोस्टीरियर पार्ट एज कम्पेयर टू एंटीरियर। फिर आपने लंबर वर्टिब्रा में, फिर टिबिया में, फिर स्टर्नम में जाना होता है। इसके बाद है वो कौन सा हार्मोन है जो फॉस्फोलाइपेज सी को एज अ सेकेंड मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल करता होता है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन होगा। ऑक्सीटोसिन IP3 डैग मैकेनिज्म के जरिए काम करता है, फॉस्फोलाइपेज वाले मैकेनिज्म से काम करता है। जो थायरॉक्सिन होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, इनके आपको न्यूक्लियर रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो ग्रोथ हार्मोन है इसका कौन सा रिसेप्टर होता है? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होता है। जबकि आपका ADH है, ADH का आपका साइक्लिक EMP के जरिए काम करता होता है। इसके बाद एक 45 ईयर ओल्ड मैन है जिसका लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म है। जो भी कोई अल्कोहलिक वाला पेशेंट हो, यानी जो पेशेंट अल्कोहलिज्म करता हो, अल्कोहल यूज करता हो और उसको सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन है जो बैक पे रेडिएट कर रहा है और ये उठने से ठीक हो जाता है, लेटने से बढ़ जाता है, तो आपने एक्यूट पेनक्रेटाइटिस पे जाना होता है। और एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में अमाइलेज लाइपेज के लेवल बढ़ जाते होते हैं, या लाइपेज ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, लेकिन ये चौथे दिन के अंदर रेस्ट होता है। और एक बात रट्टा मारना कि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में फैट नेक्रोसिस होती है, जो आपकी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है इस्कीमिक इन्फेक्शन में देखने को मिलती है। लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस CNS में देखने को मिलती है। KGS वाली आपको TB में देखने को मिलती है। और फिब्रिनाइड वाली आपको पोलीआर्ट्राइटिस नोडोसा वास्कुलाइटिस में देखने को मिलती है। इसके बाद है टाइप ऑफ फ्लूइड ड्यू टू अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या होता है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन। जब इन्फ्लेमेशन है तो उसकी वजह से प्रोटीन और सेल रिच फ्लूइड आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसुडेट। तो इसमें ट्रांसुडेटिव इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। इसके बाद है अच्छा फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन आपको एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलती है। इसके बाद एक फीमेल है जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म है और उसको गोइटर भी है, और वो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से है। ये कैसे हो सकता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी और उसको हाइपरथायरॉयडिज्म भी देखने को मिल रहा हो? ऐसा तो बहुत ही रेयर होता है। हाँ, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर हो सकता है क्योंकि हार्मोन की प्रोडक्शन कम है। ठीक हो गया। जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है ना तो T3 T4 की प्रोडक्शन कम होती है, और जब T3 T4 की प्रोडक्शन कम होती है तो TSH का लेवल ज़्यादा होता है और वो थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट करा देता है, दिस इज कॉल्ड गोइटर। तो यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होगा। और मोस्ट कॉमन काज ऑफ गोइटर क्या होता है कि आपकी डाइट में डेफिशिएंसी है आयोडीन की। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको एक्सीडेंट हो गया है और उसको सैक्रल इंजरी हो गया है, और सैक्रल इंजरी खास तौर पर अगर S2 S3 S4 की हो तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपको एटोनिक ब्लैडर देखने को मिलेगा। दिस रिजल्ट्स इन ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के ब्लैडर फिल होता रहेगा बगैर किसी सेंसेशन के, और ड्रिबलिंग देखने को मिलेगी। तो S2 S3 S4 डैमेज हो जाएंगे। एक बात रट्टा मार लेना कि अगर आपकी लीजन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, खास तौर पर S2 S3 S4 से ऊपर है, तो उसकी वजह से कौन सा ब्लैडर होता है? उसकी वजह से स्पास्टिक ब्लैडर आपको देखने को मिलता है, उसमें अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है। इसके बाद और जो स्पास्टिक ब्लैडर है, इस तरह के ब्लैडर को ऑटोमेटिक ब्लैडर कहते हैं। अगर इंजरी S2 S3 S4 के लेवल पे है तो आपकी पैरासिम्पैथेटिक उड़ जाएगी, पेल्विक सबक्लैंक्निक नर्व, और जो ब्लैडर होगा वो फ्लैसिड होगा, एटोनिक ब्लैडर होगा, उसमें ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होती है, और इस ब्लैडर को ऑटोनोमस ब्लैडर कहते हैं। एटोनिक ब्लैडर और स्पास्टिक ब्लैडर, इन दोनों को मिला के न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। इसके बाद एक पेशेंट है जिसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम बिल्कुल ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम ठीक होने का मतलब है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे काम कर रहा है, यानी फैक्टर 7 और फैक्टर 3 ऐसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका APTT है, जो आपका APTT है वो प्रोलॉन्ग हो गया है। APTT प्रोलॉन्ग होने का मतलब है फैक्टर 8 का मसला है। ब्लीडिंग टाइम, अगर आप ब्लीडिंग टाइम को देखो
तो ब्लीडिंग टाइम 6 मिनट है, ठीक है। तो एपीटीटी टाइम खराब हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया, इसका मतलब है इंट्रिंसिक पाथवे आपके आगे खराब हो गया। इंट्रिंसिक पाथवे में मसला है। जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले 12 होता है, फिर 12 11 को स्टिमुलेट करेगा, ठीक हो गया। वो आगे 9 को स्टिमुलेट करता है, 12 11 9, फिर वो 9 आगे 10 को करता होता है, क्लियर। तो ये पूरा होता है, यानी जो आपके ना बल्कि जो इंट्रिंसिक पाथवे है, इंट्रिंसिक पाथवे में आपके कौन कौन से होते हैं, 8वां 9वां 11वां, ये आपको देखने को मिलते होते हैं, क्लियर। जबकि एक्सट्रिंसिक के अंदर फैक्टर 3 और फैक्टर 7 देखने को मिलते हैं, और दोनों के अंदर जो कॉमन होते हैं वो फैक्टर 1 2 5 10 ये देखने को मिलते हैं, क्लियर। अगर पेशेंट का एपीटीटी टाइम बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है इंट्रिंसिक पाथवे का मसला है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, जो कि हीमोफीलिया में देखने को मिलती है। अगर एपीटीटी और ब्लीडिंग टाइम दोनों रेज्ड है, इसका मतलब है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डिजीज है, वॉन विलिब्रेंट वॉन विलिब्रेंट डिजीज है। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर क्या करता है, प्लेटलेट्स की एडहिजन कराता होता है रिस्टोसिटिन की मदद से, और दूसरी तरफ फैक्टर 8 को स्टेबलाइज करता होता है। अगर आपके तीनों रेज्ड हैं, मतलब पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और ब्लीडिंग टाइम, इसका मतलब है कि क्लॉटिंग फैक्टर यूज हो गया, प्लेटलेट्स भी यूज हो गया, तो डीआईसी में देखने को मिलता है। अगर सिर्फ ब्लीडिंग टाइम रेज्ड है, इसका मतलब है प्लेटलेट्स का मसला है, या तो आईटीपी हो सकता है या थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर आपको देखने को मिल सकता है, क्लियर। यानी अगर ब्लीडिंग टाइम रेज्ड है तो उसका मतलब है प्लेटलेट्स का डिजीज है, यानी प्राइमरी हीमोस्टेसिस का डिजीज है। और जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस या प्लेटलेट्स के डिजीज को दो में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, आईटीपी के अंदर इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा या थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। या फिर क्वालिटेटिव है, प्लेटलेट्स काम नहीं कर पा रहे, लाइक पेशेंट एस्पिरिन यूज कर रहा है, या यूरीमिया है, या बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम है, या ग्लेन्स-बैन थ्रोम्बस्थेनिया है, ठीक हो गया। हेपरिन के जो मॉनिटरिंग होती है वो आप एपीटीटी पाथवे से करते होते हैं। हेपरिन ने क्या करना होता है, एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करना है, और एंटीथ्रोम्बिन 3 ने फैक्टर 2 को और फैक्टर 10 को इनहिबिट कर देना होता है, क्लियर है। यानी एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करना है हेपरिन ने, और एंटीथ्रोम्बिन 3 ने क्या करना है, फैक्टर 2 और फैक्टर 10 को इनहिबिट कर देना है। वारफिरिन की मॉनिटरिंग आप आईएनआर से करते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे से करते हैं। इसके बाद है कि कहने का मतलब है, अगर आपने किसी बंदे का न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना है तो इसमें दो बेस्ट चीज़ें हैं, एल्ब्यूमिन है, दूसरा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी ट्रांसफेरिन प्रोटीन होती है। ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि स्टारवेशन में कम हो जाती है। इसके बाद है मसल्स ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। नॉर्मली जो एक्सपायरेशन होती है वो पैसिव होती है, लेकिन जो फोर्स्ड एक्सपायरेशन होती है वो आपके इंटरकोस्टल मसल्स करते हैं, खासतौर पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल, एब्डोमिनल मसल भी पार्टिसिपेट करते होते हैं। इसके बाद है क्रिसमस डिजीज। क्रिसमस डिजीज को आप बोलते हैं हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की होती है, हीमोफीलिया सी में फैक्टर 11 की होती है। तो इसमें एपीटीटी टाइम बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तमाम हीमोफीलिया में एपीटीटी टाइम बढ़ जाएगा, नॉर्मली 30 सेकंड तक होता है। हीमोफीलिया ए को क्लासिकल डिजीज कहते हैं, इसमें फैक्टर 8 की कमी होती है, जिसको एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कहते हैं। हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है, जिसको क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, या फिर आप इसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी कहते हैं। हीमोफीलिया सी को रोजेंथल सिंड्रोम कहते हैं, इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट की डेफिशिएंसी यानी फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद है विद एक्सेप्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड, जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक ने सारे ग्लैंड्स को सप्लाई करना है, सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को बढ़ा देना है, लेकिन एक वाहिद ग्लैंड जो पैरासिम्पैथेटिक से सप्लाई नहीं लेते बल्कि सिंपैथेटिक से लेते हैं, वो स्वेट ग्लैंड होते हैं। तो जो स्वेट ग्लैंड है वहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन ही होता है, लेकिन उसको स्टिमुलेट करने वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ना कि पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक करता क्या है, आपके ग्लैंड्स के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, और जीआईटी में मोटिलिटी को भी बढ़ा देता होता है, पेरिस्टालसिस को भी बढ़ा देता है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का मतलब है कि ट्यूमर ऐसी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, और इसकी टिपिकल एग्जांपल स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग है। जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग होता है ना, वो क्या करता होता है, वो आगे एसीटीएच प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, क्लियर। एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम वगैरह ये हो जाता है। इसके अलावा और क्या चीज़ें देखने को मिलती है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच होता है, और लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम होता है। जो आरसीसी है वो भी पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम करवाता है। निमोनिक है पेयर, ओके, PEAR पेयर। पी से आपका क्या हो जाएगा, पी से आपका
पी से एक अच्छा नाम था जो हो जाएगा। अच्छा, इसका निमोनिक आपने मुझे बताना है। या पहले मैं चेक कर लूँ। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम ऑफ आरसीसी, मुझे खुद निमोनिक भूल गया। और मैं वीडियो को एडिट नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ओके। अच्छा, तो आरसीसी जो रीनल सेल कैंसर होता है वो भी पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कराता होता है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम ऐसे सब्सटेंस की वजह से होते हैं जो कि ट्यूमर या इम्यूनिटी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, या तो ट्यूमर प्रोड्यूस या फिर उसके रिस्पॉन्स की वजह से होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो पी है, पी से बनता है पीटीएच आरपी। जो ई है उससे बनता है एरिथ्रोपोइटिन। क्लियर। ए से क्या बनता है एसीटीएच, और आर से बनता है राइनिन। ठीक है, आर से क्या बनता है राइनिन। इसके अलावा एक सिंड्रोम भी कराता है ये, स्टोफर सिंड्रोम। इसके बाद है नेक्स्ट है एक पेशेंट है जिसकी ईसीजी आप देख रहे हो, ईसीजी के अंदर 60 टूथ वेव्स देखने को मिल रही है। रट्टा मार लेना, 60 टूथ के अंदर मल्टीपल पी वेव्स आपको देखने को मिलती होती है, बल्कि वो पी वेव्स रिप्लेस हो जाती है किसी और फ्लटर वेव से। तो ये क्या होता है एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में जो रिदम होता है वो रेगुलरली इरेगुलर होता है, जबकि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर इरेगुलरली इरेगुलर होता है और कोई पी वेव आपको देखने को नहीं मिलती होती। सर्जन परफॉर्म थायराइडेक्टमी ड्यूरिंग अपर लोब। अब देखो, अब थायराइडेक्टमी होती है तो थायराइडेक्टमी की वजह से एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व और इसके अलावा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इसकी पालसी हो जाती है। क्लियर। अगर अपर लोब में काम कर रहा है तो वहां पे सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है। अपर लोब के ऊपर सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है। जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है, जबकि एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की ब्रांच है, और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व ने इन्होंने किसको सप्लाई करना है, इन्होंने क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करना है। तो नर्व कौन सी जाएगी, आपकी एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व जाएगी। तो अपर लोब पर एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है, लोअर लोब पर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है। क्लियर। ठीक हो गया। जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है, दिस अराइज फ्रॉम थायरोसर्वाइकल ट्रंक ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। क्लियर। जो सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी होती है वो इंटरनल लैरिंजियल नर्व से रिलेटेड होती है। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी, तो वो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होती है। जब एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व डैमेज होगी तो वोकल कॉर्ड क्या हो जाएंगे, वोकल कॉर्ड आपके इडक्टेड पोजीशन में चले जाएंगे, क्योंकि क्रिकोथायरॉइड ने एबडक्शन करा। वोकल कॉर्ड कौन सी पोजीशन में चले जाएंगे, वोकल कॉर्ड चले जाएंगे कहने का मतलब है एबडक्टेड पोजीशन में। ठीक हो गया, एबडक्टेड, क्योंकि जो क्रिकोथायरॉइड है उसने इडक्शन करानी होती है। इसके अलावा आप वोकल कॉर्ड को टेंस नहीं कर सकते, आप अपनी पिच को बढ़ा नहीं सकते। क्लियर। तो ये बात रट्टा मार लेनी है। तो जो मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड होती है थायराइडेक्टमी में वो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है, जबकि ट्रैकियोस्टोमी के अंदर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, और हॉर्सनस ऑफ वाइस रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की वजह से देखने को मिलती होती है। इसके बाद एक फीमेल है जिसको हेड एंड नेक पर ट्रॉमा हुआ है, वो जो टंग और लीजन हुई है, लीजन की वजह से जो टंग यानी क्रेनियल नर्व की लीजन है। ओके। और जब एक बात रट्टा मार लेना कि जो टंग को सप्लाई करने वाले जो नर्व होती है वो हाइपोग्लोसल नर्व है। अब ये पता लगाना किस साइड की डैमेज है, जिस साइड पे टंग डेविएट होगी उसी साइड की नर्व डैमेज होगी। अगर टंग लेफ्ट साइड पे है तो हाइपोग्लोसल नर्व भी सेम साइड पे आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको ओलिगो यूरिया हो गया है। ओलिगो यूरिया का मतलब है कि उसकी कहने का मतलब है यूरिन आउटपुट कम हो गया है, यूरिन आउटपुट कम हो गया है। डायलिसिस के 3 सेशन करने के बावजूद भी उसका यूरिन आउटपुट भी सही नहीं आ रहा, क्रिएटिनिन भी नहीं आ रहा, और कॉर्टेक्स की नेक्रोसिस है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है। एक बात रट्टा मार लेना, जो नेक्रोसिस होती है ना, नेक्रोसिस क्या है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। जो आपकी सेल डेथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है। एक होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी जिसके अंदर सेल की आपको स्वेलिंग स्वेलिंग देखने को मिलती होती है। क्लियर। तो ये बात रट्टा मार लेना है। लेकिन इरिवर्सिबल इंजरी में आपको ये देखने को मिलता होता है नेक्रोसिस वगैरह देखने को मिलता है। रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर सेल की स्वेलिंग होती है क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप नहीं काम कर रहे। स्टीटोसिस देखने को मिलती है, फैटी चेंज देखने को मिलती है, खासतौर पर लिपिड्स के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसकी ब्लेबिंग आपको देखने को मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग देखने को मिलती है। जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी डायलेशन देखने को मिलती है। न्यूक्लियस की क्लम्पिंग देखने को मिलती होती है और सेल का फंक्शन खत्म हो जाता है। दिस इज द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। क्लियर। और इसके मुकाबले में आपने उसको उलट कर देना या सारा उसको सीवियर कर देना तो वो आपका क्या बन जाएगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसके बाद नेक्स्ट है 55 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, जिसके लिए वो एंटासिड ले रहा था।
अब उसको डायग्नोस हुआ है गैस्ट्रिक लिम्फोमा। क्या हुआ है? गैस्ट्रिक लिम्फोमा। एक बात रट्टा मार लेना कि जो गैस्ट्रिक लिम्फोमा एच पायलोरी की वजह से होता है। जो एच पायलोरी होता है वो क्या क्या डिजीज करवाता है? एच पायलोरी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कराता होता है, एच पायलोरी गैस्ट्रिक लिम्फोमा करवाता है, एच पायलोरी आपका और क्या इसको इस लिम्फोमा को माल्टोमा भी कहते होते हैं। इसके अलावा एच पायलोरी आपके कैंसर भी करा देता होता है, लेकिन ये मेन चीज़ रट्टा मार लेनी है। तो जो एच पायलोरी होता है वो क्या करवाता है? वो आपका गैस्ट्रिक लिम्फोमा करवाता है, माल्टोमा करवाता है। इसके बाद एक यंग लेडी है जिसको गाल स्टोन है, जिसने बाइल डक्ट को ब्लॉक कर दिया है। जब बाइल डक्ट को ब्लॉक कर दिया है तो फिर बाइल रिलीज नहीं हो पाएगा। जब बाइल सिक्रीट नहीं हो पाएगा, इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाएगा, तो फैट की मल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी। जब फैट्स की मल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी तो फैट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। जब फैट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से स्टीटोरिया हो जाएगा, जिसमें स्टूल का फैट कंटेंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि अगर हाइटल हर्निया के रिपेयर में कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होता है, तो वो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? आपका वेगस नर्व होती है। क्लियर? वेगस नर्व होती है। अब आपने ना ये रट्टा मार लेना है कि जो डायाफ्राम होता है ना, डायाफ्राम के अंदर कुछ ओपनिंग्स होती है। ठीक हो गया? अ, और अ, और इन ओपनिंग से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते होते हैं वो भी आपने रट्टा मार लेने हैं। क्लियर? तो डायफ्राम के अंदर तीन तरह की ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग होती है आपने रट्टा मारना है कि T8, T10, T12। पहली ओपनिंग होती है T8 के लेवल पर, जिसको इंफीरियर वेना कैवा ओपनिंग भी कहते होते हैं। इसमें क्या क्या गुजरता होता है? इसमें इंफीरियर वेना कैवा गुजरता होता है, राइट फ्रेनिक नर्व गुजरती होती है। क्लियर? ये स्ट्रक्चर पास करते हैं। एक होती है T10 के लेवल पर। T10 के लेवल पर इसमें आपका इसोफेगस पास करता है और इसी में से आपकी वेगस नर्व पास करती होती है। जबकि T12 के लेवल पर आपकी अयोर्टिक ओपनिंग होती है। इसमें से अयोर्टा थोरैसिक डक्ट आपकी पास करती होती है और एजाइगस वेन पास करती होती है। तो वेगस नर्व आपकी इसोफेजियल हाइटस में से पास करती है ना। और हाइटल हर्निया में क्या होता है? हाइटल हर्निया में जो आपका कंटेंट होते हैं वो आपके थोरैसिक कैविटी में चले जाते होते हैं। क्लियर? हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में क्या होता है? हाइटल हर्निया में जो स्टोमक है वो डायफ्रामेटिक इसोफेजियल ओपनिंग से वो थोरैसिक कैविटी के जरिए आ जाता होता है। क्लियर? तो ये बात आपने रट्टा मार लेनी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कॉन्जेनाइटल लोअर मोटर न्यूरॉन लिगनोफेशियल नर्व। तो जो फेशियल नर्व होती है ना वो ज़्यादा कॉमन होती है। अब कॉन्जेनाइटल है तो वो बर्थ डिफेक्ट की वजह से हो सकती है। जो एक्वायर्ड होती है वो हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलती है। इसके लिए आप स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। ओल्ड मैन है जिसको जनरलाइज बॉडी एडीमा, पूरी बॉडी में एडीमा, जिसको एनासार्का बोलते हैं। तो वो क्यों होता है एनासार्का? ठीक हो गया? एनासार्का प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। क्लियर? हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से देखने को मिलता है। अगर इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेनली लोअर लिम्स में देखने को मिलता है। तो ये हाइपोप्रोटीनीमिया, और हाइपोप्रोटीनीमिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलती है। इसके अलावा सिरोसिस में भी देखने को मिलती है। इसके बाद है कि एक नाइफ से उंगली पे इंजरी हो गई है, तो किस मैकेनिज्म के जरिए किस मैकेनिज्म के जरिए उसका वेजोमोटर रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा? तो एक बात रट्टा मार लेना कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ये है कि जो इंजरी हुई है, इंजरी की वजह से कौन से फाइबर्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं? तो आपके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जो गैंग्लिया पे पड़े होते हैं वो आपके बस टाइप सी फाइबर होते हैं। एक बात रट्टा मार लेना, जब भी ब्लड वेसल को इंजरी होती है तो वेजो मोटर रिस्पॉन्स आता है, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। वेजो कंस्ट्रक्शन सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स की वजह से होती है। और सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होती है ना वो टाइप सी फाइबर के होते हैं। जो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं वो टाइप बी फाइबर के होते हैं। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको बायलैटरल टोसिस है और मसल वेस्टिंग है और ठीक है, और मसल वेस्टिंग है, मास्टिकेशन के ऊपर वॉइस भी नहीं आ रही और इसको माइस्थीनिया ग्रेविस डायग्नोस हुआ है। एक बात रट्टा मार लेना, माइस्थीनिया ग्रेविस में जो इनिशियल टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? वो आपका एल्ड्रोफोनियम होता है, जिसको आइस टेस्ट कहते हैं। इसमें पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो बेस्ट टेस्ट होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है, जिसके अंदर आपको डेक्रीमेंटल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है जब आप मसल को स्टिमुलेट करते हैं। इसके बाद है राइट लंग का ब्रोंकोजेनिक कैंसर है, मिडल लोब को निकाल दिया। अब मिडल लोब के अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं? अब मिडल लोब के अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं वो आपके मीडियल और लैटरल्स होते हैं, मीडियल और लैटरल होते हैं। क्लियर? अब ना जो लंग्स है, लंग्स के दो तरह के लोब होते हैं, राइट लोब होता है और लेफ्ट लोब होता है। जो आपका राइट लोब होता है ना उसमें आपके तीन पोर्शंस होते हैं। सॉरी, जो आपके लंग्स है उसके दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। जो राइट वाला है उसके
दोबारा बताता हूँ। जो आपके लंग्स है, ओके, लंग्स दो होते हैं, राइट और लेफ्ट। जो राइट लंग है उसके तीन लोब्स होते हैं, अपर, मिडल और लोअर, और इसके 10 सेगमेंट होते हैं। राइट लंग के तीन लोब्स होते हैं और इसके 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होते हैं। अब जो इसका अपर लोब होता है, अपर लोब में कौन कौन से सेगमेंट होते हैं? इसका निमोनिक है आपा, ए से एपिकल, पी से पोस्टीरियर, ए से एंटीरियर, ठीक हो गया। जबकि जो मिडल पोर्शन है उसमें लैटरल और मीडियल होते हैं, जबकि इंफीरियर पोर्शन में होते हैं उसका निमोनिक है स्माल्प, सुपीरियर, मीडियल बेजल, एंटीरियर बेजल, लैटरल बेजल और पोस्टीरियर बेजल। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद एक पेशेंट है, एक चाइल्ड है जिसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, खासतौर पर क्लैप्सिला का इन्फेक्शन हो रहा है। अब जो क्लैप्सिला का इन्फेक्शन होता है, क्लैप्सिला चूंकि कैटालेस पॉजिटिव है, अब जो कैटालेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का जो इन्फेक्शन होता है ये आपको क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज में देखने को मिलता होता है, जिसके अंदर आपके NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। फैनकोनी सिंड्रोम क्या होता है? फैनकोनी सिंड्रोम एक एक जनरलाइज रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यानी जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है कुछ भी रीअब्जॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होगा? ग्लाइकोज यूरिया आपको देखने को मिलेगा। यानी जो फैनकोनी सिंड्रोम है इसमें ग्लूकोज भी अब्जॉर्ब नहीं होगा, अमाइनो एसिड भी अब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्लियर, बाइकार्बोनेट भी अब्जॉर्ब नहीं होगा, फॉस्फेट भी अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या क्या होगा? ग्लाइकोज यूरिया होगा, अमाइनो एसिड यूरिया होगा, हाइपोफॉस्फेटीमिया, फॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा। जब फॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा तो उसकी वजह से विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स हो जाएगी, ऑस्टियोपिनिया हो जाएगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। खास तौर पर टाइप 2 प्रोक्सिमल आरटीए देखने को मिलती है। इसके बाद है कि जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन है इसमें जो मरमर होता है ना, वो आपको टिपिकली कहाँ देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक हो गया। राइट सेकंड इंटरकोस्टल जो अयोटिक एरिया होता है वो राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में आपको देखने को मिलता होता है। वैसे जो बेस्ट आंसर है वो लेफ्ट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है। और अयोटिक रिगर्जिटेशन में जो मरमर है वो अर्ली डायस्टोलिक मरमर होता है। इसके बाद एक लेडी है जिसको डिफिकल्ट लेबर हुआ था और इसको पर वेजाइनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, यानी अगर कोई डिफिकल्ट लेबर है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, या कोई प्लेसेंटल अब्रप्शन है या एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, तो इन लेबर कॉम्प्लिकेशन की वजह से DIC होता है। जब भी DIC होता है तो इसमें ब्लीडिंग और थ्रोम्बस दोनों देखने को मिलता है, यानी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, CBC के अंदर HB भी कम हो गया, प्लेटलेट्स भी कम हो गए क्योंकि इस्तेमाल हो गया, TLC बढ़ गया इन्फेक्शन की वजह से, और आपको पेरिफेरल ब्लड सिमेर में आपको ब्लड सेल या बर सेल आपको देखने को मिल रहे हैं, PT APTT बढ़ गया है, यानी आपको ब्लीडिंग और थ्रोम्बस दोनों देखने को मिल रहा है, तो ये DIC होता है, क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको अपर आर्म में स्टैब इंजरी हुआ है और फ्लोर ऑफ एक्सिला पे इंजरी हुआ है। फ्लोर ऑफ एक्सिला को जो नर्व सप्लाई करती होती है वो इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व होती है, एक्सिला के फ्लोर को सप्लाई करती होती है, और ये नर्व मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी में भी डैमेज हो सकती है। इसके बाद एक ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा में जो तमाम चेस्ट के और एब्डोमेन के मसल पैरालाइज हो गया लेकिन फिर भी सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, इसका मतलब है डायफ्राम की नर्व अभी इंटैक्ट है। C3 C4 C5 कीप्स डायफ्राम अलाइव। तो ये बात रट्टा मार लेना कि जो लीजन है वो आपके C4 C5 तक तो नहीं है, इससे नीचे है, जब भी तो वो सांस ले पा रहा है। इसके बाद है एक अर्ली एडोलेसेंट है जिसका प्रोमिनेंट फोर हेड है, इवर्टेड लुकिंग ईयर्स है, लॉन्ग मैंडिबल है और हाइपरगोनेडिज्म होता है, तो ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। ओके, लॉन्ग फेस होता है, बड़े बड़े टेस्टिस होते हैं, कान भी बड़े बड़े हैं, फोर हेड भी, और ये मेंटल रिटार्डेशन करवाता है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता होता है। FMR1 जीन म्यूटेशन वगैरह इसको छोड़ दो। हिस्टोलॉजी के अंदर आपको फ्लास्क शेप सेल देखने को मिल रहे हैं, जो कि कौन से सेल्स होते हैं? फ्लास्क शेप वैसे आपने गोबलेट सेल पढ़ा था, लेकिन फ्लास्क शेप सेल है जिसके मल्टीपल डेंड्राइटिक साइनेप्स है। तो ये आपको ऐसे सेल कहाँ देखने को मिलते हैं? ऐसे सेल आपको सेरिबेलर कॉर्टेक्स में देखने को मिलते हैं, सेरिबेलर कॉर्टेक्स में देखने को मिलते हैं। अब ना दो तरह का कॉर्टेक्स होता है, एक सेरिबेलम वाला कॉर्टेक्स होता है और एक आपका सेरिब्रम वाला कॉर्टेक्स होता है। तो ये बात कर रहे हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स के सेल्स की। अब जो सेरिबेलम में जो का कॉर्टेक्स होता है ना, इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं? इसमें आपके स्टीलेट सेल्स होते हैं जो कि इनहिबिटरी सेल होते हैं और ये मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर होते हैं। यानी आपने ऐसा रट्टा मारना है कि जो सेरिबेलम का कॉर्टेक्स है उसकी 3 लेयर होती है। मॉलिक्यूलर लेयर आपकी होती है, परकिंजी सेल लेयर होती है
और ग्रैन्यूल सेल लेयर होती है। जो आपकी मॉलिक्यूलर लेयर है उसमें स्टीलियड सेल होते हैं जो कि इनहिबिटरी सेल होते हैं, जो कि परकिंजी सेल के ऊपर साइनैप्स करते हैं। इसके अलावा जो बास्केट सेल होते हैं, बास्केट सेल ये भी इनहिबिटरी होते हैं। क्लियर। इसके अलावा जो परकिंजी सेल लेयर है उसमें परकिंजी सेल है। तो ये डेफिनेशन किस चीज़ की थी, ये परकिंजी सेल की बताई हुई थी। जो परकिंजी सेल होते हैं ना, ये इनपुट लेते हैं इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से और ये इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करते होते हैं आउटपुट की तरफ। इसके अलावा ग्रैन्यूल सेल लेयर है, ग्रैन्यूल सेल लेयर में ग्रैन्यूल सेल्स होते हैं। क्लियर। और ग्रैन्यूल सेल एक्साइटेटरी होते हैं और ये ग्लूटामेट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा गोल्जी सेल होते हैं, ये इनहिबिटरी होते हैं। बस ये परकिंजी सेल के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद है कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर किस कंडीशन में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर आपके ज़ोनिंगर अलाइसन सिंड्रोम में इस्तेमाल नहीं होते। एक है मेंडल्सन सिंड्रोम। मेंडल्सन सिंड्रोम को बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनाइटिस, के एस्पिरेशन निमोनिया हो गया है। गैस्ट्रिक जो एसिड है ना, वो रिफ्लक्स होने के बाद आपके लंग्स में चला गया है, तो उसको मेंडल्सन सिंड्रोम कहते हैं। तो जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, रेनिटिडिन, फीमाटिडिन, निजाटिडिन, ये ज़ोलिंगर अलाइसन सिंड्रोम में किसी काम के नहीं होते। वहाँ पर आप पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ही इस्तेमाल करते होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गैस्ट्रिनोमा का मसला होता है। इसके बाद है कि यूरिनरी एब्नॉर्मेलिटी किससे होती है, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम की वजह से होती है। स्क्वेमस सेल कैंसर ऑफ ब्लेडर करवाता होता है, और जब ब्लेडर का कैंसर होगा तो पेशेंट को ग्रोस पेनलेस हीमाचूरिया होता है। इसके बाद GFAP प्रोटीन आपको एस्ट्रोसाइटोमा में देखने को मिलती है। ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन एस्ट्रोसाइटोमा में, चाहे वो पाइलोसिटिक हो चाहे वो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी हो। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको मेटाबॉलिक एल्किलोसिस है। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस का मतलब है कि प्रोटॉन की कमी हो गई है और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है। जब पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हो, हाइपरटेंशन हो, हाइपरकलीमिया और हाइपोकलीमिया हो, यानी प्रोटॉन भी कम है, सोडियम ज़्यादा है, पोटेशियम कम है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उसका मतलब है एल्डोस्टेरोन बढ़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर एड्रीनल कॉर्टेक्स का जो जोना ग्लोमेरुलोसा है उसका ट्यूमर होता है। सेकेंडरी वाला रास मैकेनिज्म के ज़्यादा होने की वजह से होता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से देखने को मिल सकता होता है। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। 38 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट फीमेल है जो कि रिमोट एरिया से आई है, रिमोट एरिया से आई है और जॉन्डस डेवलप हो गया है। जो प्रेगनेंसी में जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डस होता है या हेपेटाइटिस होता है, वो हेपेटाइटिस ई की वजह से होता है। वैसे ज़्यादातर ए होता है, लेकिन वो चूंकि प्रेग्नेंट है और रिमोट एरिया से आई है तो हेपेटाइटिस ई की तरफ जाना होता है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये फल्मिनेंट हेपेटाइटिस करवा देता है। तो अगर आपको हिस्ट्री में दिया जाए फिको ओरल रूट ठीक हो गया, ओरोफिकल या फिको ओरल रूट ठीक हो गया, तो फिर आपने कहाँ पे जाना है, हेपेटाइटिस ए में जाना है। मोस्ट लीथल हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस डी होता है। प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस ए है, लेकिन लीथल या रिमोट एरिया में हेपेटाइटिस ई होता है। इसके बाद एक नॉर्मल लेडी है जिसको डिस्निया, ड्राई कफ वगैरह होना शुरू हो गया है। क्लियर, ठीक हो गया, डिस्निया और ड्राई कफ वगैरह होना शुरू हो गया 3 महीनों से, यानी कोई क्रॉनिक कंडीशन है। फिर वो रिकवर हुई थी, फिर वो छुट्टियों पे चली गई। छुट्टियों में जाने के बाद उसके सिम्टम वापस आ गया है। जब अपनी मतलब जब वो छुट्टियों पे गई तो वो ठीक हो गई थी, लेकिन जब अपने परिंदों से उसका एक्सपोजर हुआ, कैनरी से एक्सपोजर हुआ, तो उसके सिम्टम्स वापस आ गए। तो एक बात रट्टा मार लेना, डिस्निया, ड्राई कफ और लो ग्रेड फीवर ये आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में देखने को मिलता होता है, जिसमें आपको नोडुलर लीगन, नोडुलर रेटिकुलो नोडुलर लीगन, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलती है। और ये हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस की वजह से होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से होता है। टाइप 1 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी दोनों की वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसको रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब इसमें एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स डेपोजिट हो रहा है GBM में, तो ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है? ओके, तो बल्कि एंटीबॉडी डेपोजिट हो रही है GBM के ऊपर, तो वो टाइप 2 है। एक बात रट्टा मार लेना, ओवरऑल जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होते हैं वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है, लेकिन अगर एंटीबॉडी सीधा अपने GBM पे जाके डेपोजिट हो रही है, एंटीबॉडी सेल के ऊपर एंटीजन पे जाके अटैच हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। अगर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना है, वो ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे डेपोजिट हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम क्लियर, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी ये आपको गुड पास्चर में देखने को मिलती है, टाइप 3 वाली आपको देखने को मिलती है कहने का मतलब है पोस्ट इन्फेक्शियस
पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। इसके अलावा टाइप 3 रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी होता है, जो कि किस में देखने को मिलता है, जो कि आपको वैगनर में देखने को मिलता होता है, जो आपको चुर्क स्ट्रास में देखने को मिलता है और माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस में देखने को मिलता है। इसके बाद है कि जो पोस्टीरियर इंफीरियर लोब होता है लंग्स का, वो किस लेवल पे पड़ा होता है, वो पोस्टीरियरली 10th रिब के लेवल पे पड़ा होता है। एस्थमा के अंदर आप क्या करवाते हैं, एस्थमा के अंदर आप स्पायरोमेट्री कराते हैं। तो स्पायरोमेट्री में क्या होता है, एस्थमा में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है ना, तो जो एयर, ये जो हवा है वो बाहर एक्सपायर नहीं हो सकती, एयर ट्रैप हो जाएगी, जिसकी वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बढ़ जाती है, टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जबकि जो चीज़ें कम होगी वो FEV1 है और FVC है, ये आपकी कम हो जाती है। तो FRC आपकी बढ़ जाती है, वैसे टोटल लंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। कौन सा फैक्टर है जो कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में बढ़ जाता होता है, ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ऑब्स्ट्रक्टिव में 3 चीजें बढ़ती है, 3 चीजें कम होती है। रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, लंग्स एक्सपांड नहीं हो पा रहा। जब लंग्स एक्सपांड नहीं हो पा रही तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से लंग्स के वॉल्यूम सारे के सारे कम हो जाएंगे। FEV1 और FVC, ये FEV1 भी कम होती है, FVC भी कम होती है, लेकिन FVC ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से रेशो बढ़ जाती है। तो एक बात रट्टा मार लेना, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर FEV1 ओवर FVC रेशो क्या होती है, ये आपकी कहने का मतलब है कम होती है, जबकि रिस्ट्रिक्टिव में ये बढ़ जाती है या नॉर्मल होती है। REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के बारे में क्या बात ठीक है, तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के अंदर आपको क्या देखने को मिलती होती है, आपको बीटा वेव देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रेन आपका एक्टिव है ना, तो इसकी वजह से आपको बीटा वेव्स आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को आप कंपेयर करते हो स्लो वेव स्लीप के साथ। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जो ख्वाब होते हैं ना, वो आपको याद रहते हैं, ठीक है, ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती होती है। क्लियर, अब इसमें आइज़ की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, इसमें आप ख्वाब देखते हो, बड़े रंगीले ख्वाब देखते हो, कलरफुल, लेकिन कहने का मतलब है वो आपको याद भी रहते होते हैं, लेकिन नाइटमेयर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बच के रहना। और मसल्स की पैरालिसिस आपको देखने को मिलती है, हार्ट रेट आपको इर्रेगुलर आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, और ये जब आप सो जाते हो ना, तो सोने के 90 मिनट्स के बाद आपको देखने को मिलती है। इसके बाद एक वॉचमैन है, यानी जो चौकीदार होता है, उसको हाई ग्रेड फीवर है, हिमोप्टोसिस है। तो इफेक्टर मॉलिक्यूल कौन सा होगा, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आप देखो ना, कीवर्ड क्या है यहाँ पर, है आपका हाई ग्रेड फीवर और हिमोप्टोसिस, इसका मतलब इन्फेक्शन हो चुका है। मोस्ट कॉमनली उसको किसका इन्फेक्शन हुआ होगा, टीबी का सस्पेक्टेड होगा, ठीक हो गया। और टीबी में आपके जो सबसे पहले आपका इन्नेट इम्यून सिस्टम काम करता है, तो जो इन्नेट इम्यून सिस्टम होता है ना, उसमें आपके कौन से रिसेप्टर होते हैं, टोल रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर होते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर। तो जो टोल लाइक रिसेप्टर होते हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम में होते हैं, और ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर का काम करते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस ये जब आते हैं ना, तो उसको रिस्पॉन्ड करते होते हैं। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट है कि नॉर्मली फंक्शनिंग मायोकार्डियम, तो जो सी वेव आती है ना, सी वेव का मतलब है ये JVP की वेव्स है। जो ए वेव आती है वो राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आती होती है। क्लियर, इसके बाद आपकी जो आती है ACV, रट्टा मारना है, सी वेव आती है राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिसको बोलते हैं आइजोवोलिमिक कॉन्ट्रैक्शन। और जब राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद है फार्मर लंग्स, जो कि हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस में होता है, बल्कि ये नीमोकोनियोसिस होता है। फार्मर लंग आपको देखने को मिलता होता है ग्रेन डस्ट की वजह से, ग्रेन डस्ट की वजह से फार्मर लंग होता है। जबकि एस्परजिलोसिस की वजह से क्या होता है, फार्मर लंग के साथ ग्रानुलोमा, राइनोसाइनोसाइटिस, मीडियल इरोजन और कैल्सिफिकेशन, ठीक हो गया। जबकि अगर आपको इनऑर्गेनिक डस्ट का एक्सपोजर हो, लाइक सिलिका वाली, तो उसमें लंग्स की फाइब्रोसिस होती है। और वो कौन से लोब्स को इन्वॉल्व करता है, वो आपके अपर लोब को इन्वॉल्व करता है। इसके बाद हीमोग्लोबिन कौन सी स्टेज में अपीयर होना शुरू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। तो हीमोग्लोबिन इंटरमीडिएट स्टेज में आना शुरू होता है। अब जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कौन से स्टेज में स्टार्ट होती है, ये आपके अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ठीक हो गया, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में स्टार्ट होती है। जबकि इंटरमीडिएट में अपीयर होना शुरू हो जाता है। लेट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस ही गायब हो जाता है, और रेटिकुलोसाइट के अंदर सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है। इसके बाद है कि जो प्राइमरी लिम्फाइट ऑर्गन है वो आपका कौन सा होता है, 2 ही है, बोन मैरो और थाइमस, जिसके अंदर सेल्स की प्रोडक्शन या मैच्योरेशन होती है। जबकि सेकेंडरी के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स आ जाते हैं। इसके बाद एक चूहों को पकड़ा, उसमें प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन डाल दिया, तो जो हाइड्रोकार्बन है वो कैंसर करवाता होता है, ठीक हो गया।
क्या तो ये इनिशिएटर काम करते हैं। इनिशिएटर क्या करते हैं? इनिशिएटर सबसे पहले डीएनए को डैमेज करते हैं, फिर उसकी वजह से म्यूटेशन आती है, म्यूटेशन की वजह से कैंसर हो जाता है। जो एस इनहिबिटर होते हैं, एस इनहिबिटर देने की वजह से क्या आपको पेशेंट में देखने को मिलेगा? एस इनहिबिटर क्या करते हैं? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देते, तो एंजियोटेंसिन 2 और ब्रैडिकाइनिन दोनों काम हो जाएंगे। क्लियर? अ, बल्कि ये थोड़ा-सा गलत है। एंजियोटेंसिन 2 कम होता है, ब्रैडिकाइनिन कम नहीं होता। ब्रैडिकाइनिन तो बढ़ जाता होता है, जिसकी वजह से आपको ड्राई कफ देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा-सा गलत लिखा हुआ है। क्लियर? अ, बीटा ऑप्शन ही देख लो, डिक्रीज एंजियोटेंसिन। इसके बाद है कि जो नेक वेन नॉर्मली डिस्टेंड नहीं होती, जब नेक वेन जब डिस्टेंडेड होगी, जब राइट एट्रियल प्रेशर कितने से ज़्यादा होगा, 8 सेंटीमीटर वाटर से बढ़ जाएगा, जेवीपी से बढ़ जाएगी, तो नज़र आना शुरू हो जाएगी। इन होम्योस्टेसिस द वर्ड गेन, गेन किसके लिए इस्तेमाल होता है? गेन इस्तेमाल होता है आपके एग्जैजुरेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। जब आपका नेगेटिव फीडबैक बढ़ जाता होता है ना, तो उसको बोलते हैं गेन। ठीक हो गया? तो ये वैसे फैक्चुअल एमसीक्यू है और थोड़ा बकवास एमसीक्यू भी है। क्लियर? होम्योस्टेसिस का मतलब है कि आप इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते होते हैं। तो गेन का मतलब क्या है? गेन का मतलब है कि कैसे जो आपका आउटपुट है वो इनपुट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक हो गया? आउटपुट किसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो जो गेन है वो मेनली किसके लिए इस्तेमाल होती है? नेगेटिव फीडबैक के एग्जैजरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल है कि एक पेशेंट है जिसका ग्लूकोज लेवल था, सपोज ग्लूकोज लेवल उसका बढ़ गया, ग्लूकोज लेवल उसका 20 यूनिट बढ़ा और इंसुलिन 10 यूनिट प्रोड्यूस होनी थी, लेकिन इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो नेगेटिव फीडबैक एग्जैजरेट हो गया, तो उसको बोलते हैं गेन। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको डिफिकल्टी इन स्वाल्विंग है, जिसको डिस्फेजिया कहते हैं और इसोफेगस में ग्रोथ है, सूडो हाइफी है, तो उसका मतलब है उसको कैंडिडियासिस हो गया है। कैंडिडियासिस में ही आपको सूडो हाइफी देखने को मिलते हैं। इसोफेजियल कैंडिडियासिस है, रिंग लाइक आपको पैटर्न देखने को मिलता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक पेशेंट जिसका एचबी कम है, सप्लीनोमेगाली देखने को मिल रही है भी 50 साल का, तो इसमें कोई ना कोई ल्यूकीमिया वगैरह देखने को मिल सकता है। और जब आपका पेरिफेरल सिमियर करवाया तो इमेच्योर लीनियर सेल आपको देखने को मिल रहे हैं। इमेच्योर बहुत सारे साइकिल्स के सेल देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सीएमएल है। ठीक हो गया? तो एल्डरली पेशेंट में अगर मैसिव सप्लीनोमेगाली है, डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए हैं और माइलॉइड लीनियर जा रही है, तो वो सीएमएल होता है, जिसमें बीसीआर एबीएल की फ्यूजन होती है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम 922 की ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है। कौन सा बैक्टीरिया में सेल वाल नहीं होता? दो ही बैक्टीरिया होते हैं, माइकोप्लाज्मा और यूरिया प्लाज्मा यूरैलिटिकम। दैट इज वाई आपने पेनिसिलिन इसमें इस्तेमाल नहीं करनी होती। एक फीमेल है जिसको अयोर्टिक रूट डायलेटेशन अप टू 4 सेंटीमीटर है और लेंस की डिसलोकेशन है, तो ये मार्फन सिंड्रोम की चीज़ें बता रहा है। और मार्फन सिंड्रोम में फिब्रिलिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, कॉन्जेनाइटल होती है, क्रोमोसोम नंबर 15 पे देखने को मिलती है। जब पेशेंट को मार्फन सिंड्रोम होता है तो उसमें माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स देखने को मिलता है, मीडियल सिस्टिक नेक्रोसिस देखने को मिलती है, अयोर्टिक रिकल्जिटेशन, आपको डाइसेक्शन देखने को मिलता होता है, रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिलती होती है, फिब्रिलिन जीन का म्यूटेशन देखने को मिलता है, अरेक्नोडेक्टाइली देखने को मिलती है, नेगेटिव नाइट्रोप्रोसाइटस देखने को मिलता है। एक पेशेंट जिसको एक्सीडेंट हुआ उसको फ्लुएंट, फ्लुएंट का मतलब है बोल पा रहा है, यानी उसको उसका ब्रोकास एरिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन नॉनसेंस एरिया है। ओके, नॉनसेंस बिल्कुल फारिग बक रहा है, इसका मतलब है उसकी कॉम्प्रीहेंशन खराब हो चुकी है, वर्निकेस एरिया डैमेज है। तो रट्टा मार लेना, एफेजिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच या लैंग्वेज। तो जो ब्रोकास एफेजिया, इसमें मोटर एफेजिया होता है, स्पीच फ्लुएंट नहीं होती, नॉन फ्लुएंट होती है। ब्रोकास एरिया इंफीरियर फ्रंटल गायरस में होता है, ब्रॉडमैन एरिया 44-45। वर्निकीज की वजह से सेंसरी एफेजिया होता है, फ्लुएंट होता है लेकिन कॉम्प्रीहेंशन खराब हो जाती है, नॉनसेंस स्पीच होती है, एरिया 22 है, पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में होता है। ग्लोबल एफेजिया में तीनों एरिया आ जाते हैं, वर्निकीज, ब्रोकास और आर्क्वेट फेसिकुलस। ठीक हो गया? एनोमिक एफेजिया में क्या होता है? एनोमिक एफेजिया में जो वर्ड्स रिट्रीवल है वो नहीं हो पाती, अब नेमिंग नहीं आ रही, जैसे ये फलाना चीज़ है, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, तो उसको एनोमिक एफेजिया कहते हैं। एंगुलर गायरस की वजह से होता है। अगर आर्क्वेट फेसिकुलस डैमेज हो जाए तो वो कंडक्शन एफेजिया होता है कि आप रिपीटेशन नहीं कर पा रहे। इसके बाद है फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ फीमर है और
असल में ना फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर, जब नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर होती है ना तो हेड का एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आ रही होती है। एक बात रट्टा मार लेना, जो हेड ऑफ फीमर है उसको सप्लाई करती है रेटिनाकुलर आर्टरी, जो कि मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी से ही निकलती है, और जो नेक ऑफ फीमर है उसके लिए मीडियल और लैटरल सर्कमफ्लेक्स होती है। तो जब एवास्कुलर नेक्रोसिस होगा तो मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से रेटिनाकुलर आर्टरी के जरिए ब्लड नहीं आएगा। अब बच्चों के अंदर जो हेड ऑफ फीमर है उसके ब्लड सप्लाई डिफरेंट है। अडल्ट के अंदर तो रेटिनाकुलर आर्टरी है जो कि मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी से आती है, बच्चों के अंदर ऑब्चुलेटर आर्टरी है। इसके बाद एक सर्जरी कर रहे हो तो सप्लीनिक वेसल्स को लाइगेट करना है, तो जो सप्लीनिक वेसल्स होती है वो लीनो रीनल लिगामेंट में होती है। ओके, लीनो रीनल इसके अंदर होती है। ठीक हो गया। अब सप्लीन के कुछ लिगामेंट्स वगैरह आपको बताना चाहिए। सप्लीन के कुछ लिगामेंट्स होते हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स भी आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? अब सप्लीन के कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं? अब जो सप्लीन के सबसे पहला गैस्ट्रोसप्लीनिक लिगामेंट जो सप्लीन को स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर से जोड़ता है, इसमें अ, इसके अंदर आपके कहने का मतलब है सप्लीनिक वेसल्स होती है, अ, और लीनो रीनल लिगामेंट है, इसके अंदर भी वेसल्स आपको देखने को मिलती होती है। इसके अलावा फ्रेनिकोसप्लीनिक लिगामेंट है। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, लीनो रीनल लिगामेंट में आपका टेल और पेनक्रियास ये भी आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक पेशेंट जिसको टिप ऑफ टंग का कैंसर हो चुका है, तो जो टिप ऑफ टंग है उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ जाती है? तो वो सब मेंटल में जाती है। ठीक हो गया। तो ये आपको आना चाहिए, टंग की लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो जो टंग की जो टिप होती है ना, पहली बात ये, टंग के आपने दो पोर्शन करने हैं, एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3। जो एंटीरियर 2/3 होता है ना, एंटीरियर 2/3 उसका जो लिम्फ जाता होता है वो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में जाता है और सब मेंटल में भी जाता होता है। क्लियर? जो सब मेंटल है वो टिप से लेती होती है। क्लियर? और जो सब मैंडिबुलर है वो लैटरल एस्पेक्ट से लेती है। जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग है उसका जो लिम्फ जाता है वो जाता है टॉन्सिलर लिम्फ नोड, जिसको जुगलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड भी कहते हैं, उनके पास जाता होता है। क्लियर? तो ये बात रट्टा मार लेना, यानी जो टंग है उसका एक टिप आपने टंग के दो पार्ट करने हैं, एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3। जो एंटीरियर 2/3 होता है ना उसका जाता होता है उसका टिप वाला जाता है सबमेंटल के पास, और जो लैटरल वाला होता है वो सबमैंडिबुलर के पास जाता है, फिर सबमेंटल और सबमैंडिबुलर का डीप सर्वाइकल के पास जाता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं जब कैंसर होता है। इसके बाद है कि लिम्फोसाइट्स की ब्लड में कितनी नॉर्मल परसेंटेज कौन सी है? तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या है? जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं 80 to 90% होते हैं, और बी लिम्फोसाइट 10 से लेकर 20 हो गए। तो बीटा और चार्ली मतलब लिम्फोसाइट्स में ज़्यादा आपके कौन से होते हैं? टी लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके आगे मजीद 4 टाइप्स होती है, 5 टाइप्स होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो सेंसरी प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर होते हैं वो व्हाइट रेमाई से पास करते हैं। ठीक हो गया। कहाँ से पास करते हैं? व्हाइट रेमाई से पास करते हैं। एक बात रट्टा मार लेना, जो सिंपैथेटिक वाले होते हैं ना, सिंपैथेटिक सिग्नल्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होते हैं, और जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल हॉर्न के अंदर होते हैं। ठीक हो गया। फिर ये व्हाइट रेमाई से लीव करेंगे। व्हाइट रेमाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी माइलिनेशन आपको देखने को मिलती होती है। तो जो आपका इसका जो बेस्ट आंसर है वो व्हाइट रेमाई है, और इसके जो फाइबर्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल हॉर्न के अंदर ट्रैवल करते हैं। इसके बाद एक मदर ऑफ 10 साल का बच्चा है जिसको मेनिंजाइटिस हो 10 साल का बच्चा जिसको मेनिंजाइटिस हो चुका है, और वो पूछ रही है कि इसके बाकी दो बच्चे हैं उसको मेनिंजाइटिस तो नहीं हो सकता? तो जो मेनिंजाइटिस होता है बच्चों के अंदर वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और निजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है, और ये रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के जरिए फैलता होता है। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। कौन सा प्रेशर डिफरेंस है जो कि लंग्स को असल में डिस्टेंड करता होता है? तो वो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता है। कि जो ट्रांसपल्मोनरी, ट्रांस का मतलब है अक्रॉस, तो जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता है ये एल्व्यूलर प्रेशर और इंट्राप्लूरल प्रेशर इसके दरमियान डिफरेंसेस को बोलते होते हैं, क्योंकि यही लंग्स की एक्सपांशन कराता होता है। क्लियर? और एक बात रट्टा मार लेना, इंस्पायरेशन के अंदर ये लेस नेगेटिव होता है और एक्सपायरेशन में मोर नेगेटिव होता है। तो एल्व्यूलर और इंट्राप्लूरल इसके डिफरेंस को बोलते हैं। इसके बाद अगर सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन की इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से हॉर्नर सिंड्रोम होता है, जिसमें इप्सिलैटरल टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस एंड ऑप्थाल्मोस देखने को मिलता है। इसके बाद है कि लिगामेंट जो सबसे